मेरे पति मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मेरे लिए महंगी से महंगी चीज़ें लेकर आते थे, लेकिन उसकी औकात नहीं थी। मैं बहुत हैरान थी कि वो ये सब चीज़ें कहाँ से लाता है, लेकिन वो एक काम बहुत ही विचित्र करता था। मुझे बहुत खुश रखता, मेरे लिए सभी खाने पीने का सामान लाता, लेकिन खुद रात होते ही दूसरे कमरे में जाकर सो जाता था। मैं यही सोचती थी कि अगर वे मेरे लिए इतना कुछ करता है तो फिर मुझसे बातें क्यों नहीं करता, मेरे पास आकर क्यों नहीं बैठता, मेरे साथ नॉर्मल व्यवहार क्यों नहीं करता। इसलिए रात में उसके आने से पहले दूसरे कमरे में जाकर बैठ गई, ताकि मुझे पता चल सके कि वो दूसरे कमरे में क्यों जाता है और मेरे पास क्यों नहीं आता। उस रात मैंने अपने पति को कुछ ऐसे करते देखा कि मैंने अपनी आंखें पर हाथ रख लिया। मेरा नाम नव्या है। मैं बहुत सुंदर थी दिखने में। मेरी भाभी को मेरी सुंदरता का बहुत ही तिरस्कार था। एक दिन वे कहने लगी कि एक दिन तुम्हारी यही सुंदरता मिट्टी में मिल जाएगी। तब मैंने उनसे कहा कि भाभी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? भगवान से तो डरो। मेरी माँ थी, लेकिन पापा इस दुनिया में नहीं थे, और जब तक मेरी माँ जिंदा थी घर में मेरा ही हुक्म चलता था। मेरा भाई भी मेरा तिरस्कार करता था और भाभी की तरफ से मुझे ही सुनाते रहता था। लेकिन मैं अपने बारे में सब कुछ सहन कर सकती थी, लेकिन अगर भाभी माँ के साथ गलत व्यवहार करती थी तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता था। एक दिन भाभी ने माँ को रात का खाना परोस दिया। माँ वैसे ही बीपी और शुगर की पेशेंट थी। तब मैंने भाभी से कहा कि भाभी, पहले से ही माँ की तबीयत खराब रहती है। अगर आप नहीं बना सकती खाना तो मुझे बता दिया करो, लेकिन ऐसा उनके साथ मत करो। आए दिन भाभी माँ के साथ ऐसा ही करती थी। तब भाभी ने ये सारी बातें भैया को बता दी और भैया ने मुझे बहुत ही खरी खोटी सुनाई। कुछ दिनों बाद माँ की तबीयत अचानक ख़राब हो गई और हम उसे अस्पताल लेकर पहुँचे। 4 दिन ज़िंदगी से लड़ते हुए माँ ज़िंदगी की जंग हार गई। मेरी तो मानो दुनिया ही उजड़ गई हो। अब घर में बस मैं और भैया और भाभी थे। एक रात भैया मेरे कमरे में आया। मुझे लगा कि वो मुझे धीरज बांधने आया है कि चिंता मत करो, माँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ, मैं संभालूंगा तुम्हें। लेकिन उसकी जगह वो मुझसे कहने लगा कि माँ अब इस दुनिया में नहीं है और अगले संडे तुम्हारी शादी है। मैं तो ये सुनकर हैरान थी। तब वो बोला कि हाँ, ये सच है और माँ जाकर अभी 2 महीने भी नहीं हुए, इसलिए मैं तुम्हारी शादी ज़्यादा ज़ोर शोर से नहीं कर सकता। अगर शादी को लेकर तुम्हारे मन में कोई सपने हो तो उन्हें अपने दिल में ही दबा के रखो। और इतना कहकर वो गुस्से से मेरे कमरे से चले गए। मैं बहुत रोई, बहुत अकेलापन महसूस कर रही थी, लेकिन फिर बाद में यही सोचा कि एक ना एक दिन तो शादी करनी ही है। मेरा खुद का घर होगा और किसी की बात नहीं सुननी पड़ेगी। मुझे ऐसे भैया भाभी से भी छुटकारा मिल जाएगा। अब मैं बस दिन गिन रही थी, लेकिन शादी में मैं हैरान थी कि कैसे इंसान के साथ मेरी शादी करवा दी। शायद इसमें भी मेरी भाभी का ही हाथ होगा, क्योंकि शादी से पहले भाभी मुझसे हर समय लड़ती रहती थी और माँ के जाने के बाद तो मैं जैसे बोझ बन गई थी उन दोनों के लिए। आज उन दोनों ने अपना बदला ले लिया, ऐसा लग रहा था। मेरा होने वाला पति विचित्र अवस्था में बैठा हुआ था। कोई छोटा बच्चा भी उसे देखकर बता सकता था कि वो एक नॉर्मल इंसान नहीं है, वो एक पागल इंसान है, क्योंकि उसके हाथ में कैडबरी लगी हुई थी। उसके कपड़े तो नए पहने थे, लेकिन वो इतने गंदे हुए थे कि जैसे मिट्टी में खेल कर आया हो। वो मेरा होने वाला पति था। सभी को पता चल गया था कि वो एक पागल इंसान है। गांव से आने वाले सभी लोग भी यही कहने लगे कि नव्या की होने वाला पति पागल है। सगे भाई ने तो ऐसा नहीं करना चाहिए था।
अपनी इतनी सुंदर बहन की शादी एक पागल इंसान से करवा रहा है। माँ क्या गई, वो तो अपनी बहन की ज़िंदगी ही बर्बाद करने में लग गया। आज मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है। अगर आज वो होती तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। आँखों में आंसू आ रहे थे लेकिन पूछने वाला कोई नहीं था। मेरे भाई ने ये तक नहीं सोचा कि मेरा पागल पति मुझे कैसे रखेगा, क्या खाने पीने को देगा। आजकल तो लोग अपनी बेटी की शादी तय करने से पहले कितना पूछताछ करते हैं। और मेरे भाई ने फिर सोचने लगी कि अगर मैं ससुराल जाने के लिए मना भी कर दूँ तो उसके बाद मेरा क्या होगा, कितना तमाशा होगा मेरा। और मेरे भाई ने किसी न किसी तरीके से घर से निकाल ही दिया होता। मैंने अब सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया था। भैया ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखने के लिए आगे बढ़ाया, लेकिन मैंने ही सिर पीछे ले लिया। सब लोग ये देख रहे थे, लेकिन सभी यही कहे जा रहे थे कि दोनों पति पत्नी ने बहुत गलत किया बेचारी के साथ। अब तो मैंने सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया था और यही ख्याल आया कि वो मेरे साथ न्याय ज़रूर करेंगे। लेकिन अभी मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरा पति पागल था, लेकिन उसका घर बहुत अच्छा था। उसका भाई भी उस घर में रहता था। जब रात में मैं अपने कमरे में थी तो मेरे पति की जगह मेरे जेठ आए। मैं थोड़ी सी डर गई। वे मुझसे कहने लगे कि देखो, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये घर भी मेरा खुद का है और वहाँ दूसरी तरफ का भी घर मेरा है, जहाँ मैं अपने बीवी बच्चों के साथ रहता हूँ। अब तुम्हें ही उसे संभालना है, क्योंकि मेरी पत्नी का उसके साथ बनती नहीं है। हमें भी माँ बाप नहीं है और अब बस तुम दोनों हो और ये घर। अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आए तो तुम मुझे फ़ोन कर सकती हो। मेरा नंबर उस दीवार पर लिखा हुआ है। तुम्हारे पति अगर तुम्हें ज़्यादा परेशान करें तब भी तुम मुझे फ़ोन करना, क्योंकि मेरी पत्नी को शायद यहाँ आना पसंद ना आए। शायद वो मुझे समझा रहे थे कि आगे का जीवन मेरे लिए कितना मुश्किल वाला होने वाला था। मैंने सिर्फ सिर हिलाया और मैं कर भी क्या सकती थी। फिर वो बोले, हिम्मत मत हारना, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। पता नहीं क्यों वो ये बात बार बार बोले जा रहे थे और इतना जोर देकर बोल रहे थे। अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर भी मैंने हाँ कहा और चुप हो गई। मेरा पति दूसरे कमरे में था। जब मैं उस कमरे में गई तो वहाँ की हालत देखकर मैं हैरान थी। सब कुछ बिखरा पड़ा था। वहाँ कुछ खिलौने भी थे। शायद उसका मन छोटे बच्चे की तरह था। मुझे लगा कि मुझे देखकर वो चीखेगा, चिल्लाएगा, कुछ काम बताएगा, कुछ कहेगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं आकर लेट गई। एक बार लगा कि दरवाज़ा बंद कर लूँ, लेकिन नहीं किया। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था ये सब। जब मैंने आंखें खोली तो देखती हूँ कि सामने मेरा पति था। उसे देखकर मैं डर गई और जब मेरी नज़र टेबल पर पड़ी तो वहाँ तो नाश्ता रखा हुआ था। मैंने इधर उधर देखा। मुझे लगा कि शायद उसके भाई और भाभी आए होंगे नाश्ता देने के लिए, पर वहाँ तो कोई नहीं था। उतने में वो मुझे बोला कि नाश्ता कर लो और वो खुद भी नाश्ता करने लगा। मैं ये देखकर हैरान थी, क्योंकि उसे इतना भी पता था कि हमारी शादी हुई है और बाहर से नाश्ता मंगवाना मतलब वो पागल नहीं है क्या। फिर वो ऐसा गाना गुनगुनाने लगा जो कि किसी कार्टून का लग रहा था। शायद यही उसकी नॉर्मल व्यवहार था और इतना तो एक छोटा बच्चा भी कर सकता है। मैंने फिर घर की साफ़ सफाई शुरू की, पर मैं ये पूछना भूल गई कि घर कैसे चलता है। मैंने दोपहर का खाना तक बना लिया था, लेकिन मेरा पति अमोल कहीं तो बाहर गया था। मुझे लगा कि वो घर से भाग गया हो। चिंता के कारण मैंने अपने जेठ को फ़ोन लगाया। वो कहने लगे कि टेंशन मत लो, कभी कभी वो घर से बाहर जाता है और रात तक लौट आता है। अगर रात तक नहीं आए तुम फ़ोन करना। रात में अमोल घर वापस आया
तब उसके हाथ में कुछ तो था, वो उसने मेरे हाथ में दिया। मैंने खोल के देखा तो उसमें सुंदर फूल थे। मैंने पूछा कि ये सब क्या है? ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। मैं तो उसे देखती रह गई। फिर वो दूसरे कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद देखा तो कमरा अंदर से लॉक था। उस घर में सब कुछ ठीक चल रहा था। जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। अमोल मेरे लिए रोज़ कुछ न कुछ लेकर आता था। पता नहीं उसके पास पैसे कहाँ से आते थे। घर का सारा सामान था, हर आवश्यक वस्तु मौजूद थी। जब सामान खत्म होने वाला था तब जेठ जी आए और बोले कि ये लो 30,000 रुपये। तब मैंने पूछा कि क्या ये घर भी आप चलाते हो? नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल हम भाइयों के नाम पर कुछ दुकानें हैं और उन्हीं का किराया मिलता है। उसी में से कुछ पैसे निकाल लेता हूँ। तुम्हें हर महीने 30 से 40,000 मिल जाएंगे। आज पहली तारीख है इसलिए पैसे देने आया हूँ। कुछ दिनों बाद मेरे भैया भाभी मुझसे मिलने आए। शायद उन्हें देखना था कि मैं किस हाल में हूँ। उन्हें अच्छे से पता था कि उन्होंने मेरी शादी एक पागल से करा दी है। लेकिन जब वो घर आए तो सब कुछ देखकर हैरान थे। मैंने महंगा सा ड्रेस पहन रखा था। तभी भाभी पूछने लगी कि इतना महंगा ड्रेस तुम्हारे पास कैसे आया? इन्होंने तो बस तुम्हें 4 ही ड्रेस दिए थे और हमने तो तुम्हें कुछ भी नहीं दिया। अमोल ने ला कर दिया। भाभी ये सुनकर हंसने लगी और बोली कि उसे तो हाथ मुंह धोना तक नहीं आता और वो तुम्हें ड्रेस ला कर देगा। आपसे किसने कहा कि उन्हें हाथ मुंह देना नहीं आता? या आइए और देखिए। मैंने जब भाभी को अपनी अलमारी और कमरे का सामान दिखाया तो वो बस देखती रह गई। कहीं वो चोरी तो नहीं करता? नहीं भाभी, ये सब वो खुद के पैसे से लाए हैं। ऐसा लग रहा था कि मानो भाभी ने ये सब देखकर खुश नहीं थी। उनके चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी नहीं थी और ना ही वो कुछ भी मानने के लिए तैयार थी। मैंने अपने भैया से कहा कि आपका फ़ैसला बिल्कुल भी गलत नहीं था। मैं बहुत खुश हूँ इस घर में। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है यहाँ मुझे। मैं जब ये सब अपने भैया से कह रही थी तब मेरी भाभी का मुंह देखने लायक था। मुझे पता था कि घर जाकर उन दोनों के बीच ज़रूर लड़ाई होगी, क्योंकि भाभी ने कुछ और ही सोचकर मेरी शादी इस घर में करवाई थी। अमोल मेरे साथ बात नहीं करता था, लेकिन मेरे लिए हर चीज़ लाकर आता था। एक दिन काम करते हुए टेबल का एक कोना मेरे पैर में लग गया था। तब उसने उस पर मलहम भी लगाया, लेकिन रात होते ही वो दूसरे कमरे में चला जाता था और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेता था। मुझे बहुत चिंता होती इस बात से, लेकिन फिर मन में ख्याल आता कि मुझे ही कुछ कोशिश करके देखना चाहिए। शायद मैं कामयाब हो जाऊं, और अगर ऐसा हुआ तो अमोल इस दुनिया का सबसे अच्छा पति और इंसान साबित होगा। फिर तो मेरे जीवन में किसी बात की कोई कमी नहीं रहेगी। पर ये सब कैसे होगा? मेरी एक सहेली ऐसे ही लोगों का इलाज करती थी। वो बताती थी कि ऐसे लोगों को प्यार से अपनेपन की बहुत ज़रूरत होती है, और अगर कोई इनका ख्याल रखता है तो वो लोग उससे ज़्यादा लगाव रखने लग जाते हैं। धीरे धीरे ये लगने लगा कि अमोल की ऐसी हालत का अगर पता लगाना है तो मुझे उस कमरे में जाकर देखना चाहिए। पर जब मैं वहाँ गई तो वहाँ मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं। दूसरी तरफ मेरी भाभी ने गांव में सभी से यह कह दिया कि मेरी शादी एक पागल से हुई। तब भी मैं खुश हूँ। ये बात मुझे मेरी सहेली ने ही बताई, पर मैंने यही सोचा कि भाभी को जवाब देने से अच्छा है मैं अपना ध्यान और समय अमोल पर लगाऊं। उन्हें तो जवाब भगवान देगा। एक दिन अमोल कहीं जा रहा था। मैंने सोचा कि उसके पीछे जाकर देखती हूँ कि वो कहाँ जा रहा है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। मुझे रास्ता पता नहीं था, इसलिए मैं घर लौट आई। सोचने लगी कि कहीं गार्डन में बच्चों के साथ खेल रहा होगा, क्योंकि उसके पास खिलौने बहुत थे। पर मुझे उस कमरे के बारे में ज़रूर ही जानना था कि आखिर बंद दरवाजे के पीछे वो करता क्या है, और वो उस समय कमरे को ताला भी लगाता था। एक दिन वो बाहर जाने वाला था, उससे पहले ही मैंने ताले की चाबी गायब कर दी। चाबी न मिलने पर वो बिना ताला लगाए ही चला गया। मैंने सोचा कि कमरे में जाकर छुप जाती हूँ
ताकि सच्चाई का पता चल सके। लेकिन जैसे ही वो आया वो मुझे ढूंढने लगा, मुझे आवाज़ लगाने लगा। अब वो मुझसे थोड़ी थोड़ी बात करने लगा था और मेरा नाम भी उसे याद था। कभी कभी उसे ऐसे देखकर दुख भी होता था। वो भी तो किसी की संतान थी। कितना सुंदर नौजवान। पता नहीं इसके साथ क्या हुआ होगा कि जिसकी वजह से वो पागल हो गया था। ज़रूर इसके साथ कुछ तो हुआ होगा। जब मैं अपने जेठ जी से इसके बारे में पूछने लगी तो कहने लगे कि समय के साथ तुम सब कुछ समझ जाओगी। ऐसा क्या था कि जो मैं समय के साथ समझ पाऊंगी। कुछ दिनों बाद मुझे अमोल के पुराने फ़ोटो मिले जिसमें वो बहुत ज़िद्दी और गुस्सैल लग रहा था। पूरे ख़ानदान में एक वो ही सबसे सुंदर दिख रहा था। फिर आखिर इसके साथ ऐसा क्या हुआ होगा। फिर वो मुझे मेरे कमरे में देखने के लिए गया। आज भी उसके हाथ में कुछ तो था जिसे वो मेरे कमरे में रख आया था। फिर आकर वो उस कमरे की कुर्सी पर बैठ गया जहाँ मैं छुपी हुई थी। उसने सिर पर ऐसे हाथ लगा रखा था जैसे कोई बड़ा आदमी हो। उसके चेहरे पर पागलों के हाव भाव गायब थे और उसने अपनी जेब से एक फ़ोन निकाला। फ़ोन भी लग रहा था ठीक ठाक है क्योंकि उसकी बाकी की चीज़ें टूटी फूटी थी। फिर वो फ़ोन पर किसी से बात करने लगा। उसकी बातें सुनकर मैं आश्चर्य हो गई थी क्योंकि वो एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह बोल रहा था। वो किसी से किसी बिजनेस डील के बारे में बात कर रहा था। मैं यही सोचने लगी कि क्यों ये बाहर फिर ऐसा कर रहे हैं। कम से कम मुझे तो सच बता ही सकते हैं ना। लगा कि जाकर उनसे पूछ लूँ कि फिर सोचा कि आगे देखती हूँ क्या करता है। उसने उसकी दूसरी जेब से ढेर सारे पैसे निकाले और फिर उसने अपने भैया को फ़ोन लगाया और कहने लगा कि मुझे लगता है कि मुझे नव्या को सब कुछ सच बता देना चाहिए। वो मेरी पत्नी है। उसका भाई कहने लगा कि जल्दबाजी मत करो, थोड़ा और इंतज़ार करो। जल्दबाजी कैसी भैया, हमारी शादी के 4 महीने से ज़्यादा वक्त बीत गया है। अब मुझसे रहा नहीं गया और मैं जाकर उसके सामने खड़ी हो गई। मुझे देखकर वो हैरान हो गया था। मेरी आंखों में आंसू थे। तब वो कहने लगा कि नव्या तुम रो मत, मैं तुम्हें सच बताने वाला था, लेकिन कब। तब वो कहने लगा कि मैं गांव में सबसे समझदार और पढ़ा लिखा था। मेरी एक बहुत अच्छी नौकरी थी। अब भी मैं रात भर बैठकर ऑनलाइन वर्क करता हूँ। फिर तुम ये पागलों की तरह क्यों रहते हो। मेरी कुछ लोगों के साथ दोस्ती थी। उनमें से 3 के बीच लड़ाई हो गई और एक का खून हो गया। मैंने ये पागल का रूप इसीलिए धारा कि मुझे सज़ा न हो, क्योंकि इस लड़ाई में मेरा कोई लेना देना नहीं था और जिसके हाथ से खून हुआ था वो तो तभी भाग गया। जिसका खून हुआ था उसे बचाने के चक्कर में मैं फंस गया और मुझे पुलिस पकड़ कर ले गई। अब वो लोग गांव में रहते हैं, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। पर अब पता चला है कि वो लोग अपना घर बेचकर कुछ ही दिनों में यहाँ से जाने वाले हैं। बस उसके बाद मैं नॉर्मल व्यक्ति की तरह रह सकता हूँ। मैंने जो गुनाह नहीं किया है उसकी सज़ा मुझे मिली और उसके जाने के बाद मैं तुम्हें सब कुछ बताने ही वाला था। और जब तुम्हारे भाई ने इस रिश्ते के लिए खुद चलकर बात चलाई तब हम सब बहुत हैरान थे। हमें तुम्हारे घर के बारे में सब कुछ पता चल गया था, इसलिए मैंने बिना देखे ही इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम मुझे बहुत पसंद भी हो। मैं जब काम पर से बाहर जाता हूँ तब भी तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के सामने रहता है। पर कभी कभी मन में ये डर भी आता है कि कहीं तुम इस पागल से तंग आकर छोड़कर नहीं चली जाओगी ना। इसलिए मैं तुम्हारे लिए महंगे गिफ्ट लेकर आता हूँ। यही सोचता हूँ कि मैं तुम्हें पति का प्यार तो नहीं दे सकता, लेकिन खुश तो रख सकता था, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें खोना नहीं चाहता। ये सब सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। अब क्यों रो रही हैं। नहीं, बस ये सब जानकर हंसूं या रो ये समझ नहीं आ रहा था। नव्या, अब तुम्हारे रोने के दिन गए। अब सब कुछ ठीक होगा। बस 1-2 महीने ये नाटक करना पड़ेगा और फिर। मैं भगवान का शुक्रिया कर रही थी कि पता नहीं मैंने कौन से अच्छे कर्म किए थे जिसका फल मुझे आज मिला है। मेरे भैया भाभी ने क्या सोचकर मेरी शादी की थी और भगवान ने आज मुझे इतनी सारी खुशियाँ दे दी। समय बीता और मैंने धीरे धीरे सभी से यही बताया कि अमोल का इलाज चल रहा था और वो अब ठीक हो गया। हमारा जीवन एक आदर्श सिद्ध हुआ सभी के लिए, क्योंकि सभी को लगता था कि